आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है वर्ल्ड अफेयर्स बाय नायर सर। एंड आज हम अपना पहला वीडियो डाल रहे हैं और ये चैनल हमने स्पेशली बनाया है स्टूडेंट्स के फीडबैक और रिक्वेस्ट पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसमें रिक्वेस्ट आया था कि सर हम आ, किसी वजह से हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो कोई एक मीडियम हो जिसमें हम ऑनलाइन भी देख सके, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मतलब रिसेंटली कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत पूरे वर्ल्ड मीडिया एंड पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। एंड दैट टॉपिक इज ईरान एंड यूएसए इजराइल वार। सो एज यू नो दैट यूएसए एंड इजराइल मिलकर आजकल ईरान पे अटैक्स कर रहे हैं। एंड उस पे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है वो उसके ऊपर आज ये वीडियो है। सो हम पहला जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि अभी हमने रिसेंटली आज की तारीख में हमने देखा है कि जो फ्रेश ब्लास्ट हुए हैं दोहा में, दुबई में एंड सऊदी अरब में। सऊदी अरब को एक कंपनी है, सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है, वहां पर भी आपको ब्लास्ट देखने को मिले हैं। तो ये ब्लास्ट तेजी से इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। सो आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है और ईरान ऐसे कंट्रीज को क्यों अटैक कर रहा है जिसका यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वॉर में। सो वो सब हम समझेंगे। सो अभी उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ है। ये सारा जो मामला है वो है क्या। सो बेसिकली ये सारा मामला है इसराइल और ईरान के बीच। और ईरान हमेशा से इसराइल का अगेंस्ट पे ही था और वो उसने कभी भी इसराइल को एज ए नेशन एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। क्योंकि उनके हिस्टोरिकली प्रॉब्लम्स थे विद जूइश। एंड जो जूइश है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इसराइल की, और इसराइल को एज अ सेटलमेंट वो लैंड दी गई थी बाय यूनाइटेड नेशन का डॉक्टर, जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे इसराइल को। तो उन्होंने एक सेटलमेंट किया था बिटवीन इसराइली एंड पैलेस्टीन। और पैलेस्टीन और इसराइल काफ़ी समय से उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे। एंड धीरे धीरे इसराइल ने मतलब पैलेस्टीन की ज़मीन को टेक ओवर करना शुरू किया, जो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ईरान ने उसके रिस्पॉन्स पे काफ़ी सारे जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसको क्या नाम है फंड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास एंड हूतीस। एंड हिजबुल्लाह, हमास एंड हूतीस का मेन टारगेट यही था कि वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे। ऑल्दो पैलेस्टीन ने कभी भी इनके सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये हिजबुल्लाह, हमास एंड हूतीस काइंड ऑफ लाइक ए टेररिस्ट ग्रुप जो इसराइल पर डायरेक्ट अटैक करते थे। और हिजबुल्लाह, हमास एंड हूती, ये सारे और भी बहुत कुछ इनके सपोर्ट ग्रुप्स है, ये सब फंडेड है बाय ईरान। सो ये इसराइल और ईरान के बीच एक एक पॉइंट है जिसपे वो हमेशा डिसएग्री करते थे और एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और इसराइल का दूसरा सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है विद ईरान इज दैट देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इसराइल को कभी भी सुटेबल नहीं लगा, क्योंकि इसराइल को ये पता है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, जो वो काफी साल से कोशिश कर रहे हैं, इन दैट केस इसराइल का एग्जिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्योंकि आफ्टर द न्यूक्लियर वेपन आने के बाद इसराइल फर्स्ट जो चीज करेगा वो इसराइल पे अटैक ही करेगा, ये इसराइल का कहना है। जबकि ईरान का कहना ये है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के लिए नहीं है, वो एक पीसफुल प्रोग्राम है और जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये इनकी बैकग्राउंड स्टोरी है। इसके बीच में यूएसए हमेशा से सपोर्ट करता रहा है इसराइल को। यूएसए भी ये मानता है कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। सो इस वजह से आप टाइम टू टाइम देखते होंगे कि इसराइल हमेशा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करता है। और पास्ट में कुछ फ्यू मंथ पहले भी यूएसए ने भी इस पे ज्वाइन किया और ईरान पे डायरेक्ट के न्यूक्लियर कंपाउंड पे अटैक किया। तो ये थी बैकग्राउंड स्टोरी अभी तक की।
तो रीसेंट एस्केलेशन क्या हुआ है? रीसेंट एस्केलेशन ये हुआ है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अली खमीनी, उनको यूएस ने थ्रू देयर एयर स्ट्राइक उनको मार दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन पॉइंट आ गया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर ही है, उन्हीं को ही ऐसा मार दिया गया, जो कि बहुत बड़ा एस्केलेट हो गया ये मामला। और ईरान इसके बाद एक आउट ऑफ कंट्रोल मोड में चले गया है, और उसने पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी डाल दी है। अली खमीनी वेरी पॉपुलर लीडर है, उनके मतलब कह सकते हो ईरान के कर्ता धर्ता थे। और जो शिया कम्युनिटीज है मुस्लिम वर्ल्ड में, उसके भी ये बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। तो उनके मौत के बाद पूरे मुस्लिम कम्युनिटीज में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और एंगर दिखा। और ईरान में भी, और फॉर इंस्टेंस यहाँ पर इंडिया में भी एंड पाकिस्तान में भी ये सेम जो लोगों का गुस्सा है वो दिखा। एंड इसको वर्ल्ड मीडिया ने कवर भी किया हुआ। बहरहाल, तो उनके कह सकते हैं असैसिनेशन के बाद पूरा जो ईरान है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैला दी। उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स ड्रोन से पूरे रीजन के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, स्पेशली वो एरिया जहाँ पर यूएस के एयर बेसिस थे, वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जिससे क्या ऑटोमेटिकली पूरे एरिया में टेंशन्स बढ़ गई, और ये सिचुएशन बड़ी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। तो सेवरल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एट द मोमेंट हाई मिलिट्री अलर्ट में है। और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो पूरे हाई एक्टिव है, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन कहीं से भी उन पे अटैक कर रहे हैं। और तो दैट्स वाई उनके एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एकदम एक्टिव पोजीशन पे इस वक्त मौजूद है। तो जो कंट्री है जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो तो है ईरान, इसराइल एंड यूएसए। एंड जो ईरान अटैक कर रहा है उन कंट्रीज को, एक तो इसराइल पे तो कर ही रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स तो आउट ऑफ रीच है उनकी इस वक्त। बट यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी बेसिस है, फॉर एग्जांपल यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, एंड इवन रिपोर्ट्स ये आई है कि उन्होंने टर्की के जो यूके बेसिस है उस पे भी अटैक करने की कोशिश की है थ्रू देयर मिसाइल्स। और ये एट द मोमेंट सिचुएशन है। और बहुत सारे इसी सिचुएशन से लिंक बहुत सारे ब्लास्ट रिपोर्ट किए गए हैं दोहा कतर में। और जो दोहा है वो कैपिटल है कतर की, आप सब जानते हैं। और अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ये एक जैसे फॉर्मेलिटी है, सबको पता है कि ईरान ने ही उसका इन सब चीज़ों के पीछे है। और उन्होंने खुल के ये अब सामने आ गए कि वो सबको पनिश जरूर करेंगे जो भी यूएसए का साथ देगा। तो रीसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ कि दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पे ब्लास्ट हुआ। और जो दुबई के जो पॉपुलर होटल्स है उधर भी उन्होंने मिसाइल से हमला किया। दोहा में हमला किया, बहरीन में हमला किया। एंड ऑल्दो इस वक्त मिडल ईस्ट बोल रहा है कि ईरान को कि अ, बाकी देशों में हमला ना करे, बट आफ्टर द किलिंग ऑफ अली खमीनी, कोई वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो इन सब को मॉनिटर कर रहे हैं, और इन सब की उनकी जो मेन मिलिट्री है उनको कोई कमांड देने वाला कोई एक पर्सन है नहीं, तो वो अपने मर्जी से जहाँ पर जो चाहे वो वैसे अटैक कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने अजरबैजान पे भी हमला किया हुआ है। अजरबैजान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि नेक्सिवान एरिया में सिचुएटेड है, उधर भी उन्होंने दो ड्रोन्स के साथ अटैक किए। और अजरबैजान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हाँ इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और ये ड्रोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगे हैं, इवैक्यूएशन का काम जारी है। अभी कितने लोग वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं वो उसका कोई डाटा हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 to 12 लोग अ, जो पर्सन है उनका इंजरी हुई है, एंड 2 लोग मरे हैं। लेट्स सी रिपोर्ट्स क्या आती है उस पर, मैं उस पर फर्दर अपडेट कर दूंगा। बट अब आप
देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये वॉर एक्सपैंड होती जा रही है। अब टर्की था, यस्टरडे जो एक अटैक उन पे किया, बट वो इंटरसेप्ट हो गया था। लेकिन अब अजरबैजान में भी इन्होंने अटैक कर दिया, तो धीरे धीरे ये फ्यू एरिया से ये एरिया बढ़ता जा रहा है इस अटैक का। सो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट एज एन इंडियन इतना मैटर क्यों करता है। ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम ऑयल एंड एलपीजी गैस और एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड प्राइमरली जो हमारा ऑयल आता है एशिया में, भले ही वो इंडिया हो, चाइना हो, सियोल हो, आई मीन साउथ कोरिया, जापान, इन सब का जो ऑयल का जो ट्रैवल है होता है वो ईरान के जो एक पैसिफिक गल्फ है जिसे स्ट्रेट ऑफ हरमूज कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज से होता है। एंड एट द मोमेंट ईरान ने कैटेगोरिकली कहा है कि कोई भी शिप जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से गुजरेगी, ईरान उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उस पर आग लगा देगी। तो एट द मोमेंट कोई भी ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बहुत ही मुश्किल है। और ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी को पॉसिबली एक रिस्क पे डालता है, और ये रीजनल वॉर से एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकता है। तो ये बहुत मैटर करता है इंडिया के लिए भी। और ऑयल का डिसरप्शन मीन्स कि हमारे जो डेली चीज़ है उनके दाम बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट से एकदम से गिर गई है, उनका जो नेगेटिव सेंटिमेंट से आप सब देख रहे हो। तो ये वॉर उसी जगह पे जा रहा है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। सिविलियंस का इम्पैक्ट इस पे सबसे ज़्यादा हुआ है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस में कि बहुत कोलैटरल डैमेज हो रहा है, भले ही वो इसराइल के साइड से हो, ईरान के साइड से हो, या बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हो। तो देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा, वॉर में कोई एक गवर्नमेंट सही हो, कोई एक गवर्नमेंट गलत, ये तो हो सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट प्राइस जिसको भुगतना होता है वो वहाँ के सिविलियंस होते हैं, जो जो मासूम सिविलियंस, बच्चे, औरतें, जिनका इनसे कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो लोग इसका प्राइस सबसे ज्यादा पे करते हैं। तो कभी भी हमें वॉर के अगेंस्ट के वॉर के साइड में बोलना नहीं चाहिए, हमेशा उसके खिलाफ ही रहना चाहिए। वॉर कभी भी सही रास्ता नहीं होता। आप वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया में, बच्चे रो रहे हैं कि कईयों के पेरेंट्स नहीं है, अटैक्स में मारे गए हैं, और उनका एक जो फ्यूचर है एकदम अंधकार में चले गए। तो इट्स वेरी सैड टू सी ये सब हो रहा है। एंड दो कंट्रीज की मतलब एक जिद की वजह से बहुत सारे सिविलियन मारे जा रहे हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, एयरपोर्ट में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल प्रॉब्लम्स टू सिटीजन्स एंड अदर कंट्री सिटीजन्स, वो तो हो ही रहा है। लेकिन जो ह्यूमन कैजुअलिटी है वो सिर्फ बस बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट कह रहे हैं कि 100,000 से ज़्यादा जो सिविलियंस है वो भी ईरान में मर चुके हैं। एंड इसराइल में भी कुछ डजन और लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये काउंट मेरे ख्याल से बढ़ता ही जाएगा। हुआ अगर ये वॉर बहुत जल्द नहीं रुकी तो वी डोंट नो व्हाट गोइंग टू हैपन, लेट्स सी। तो लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि latest updates on any activity, any recent development, geopolitical events, हम उस पे एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर बनाते रहे, ताकि आप सबको जो नॉलेज है वो उस पे और इजाफा हो। सो इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगी। थैंक यू।